अच्छा, ओवरफ्लो का क्या मतलब है? ठीक है, अच्छा, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या करती है? ओवरफ्लो का मतलब है कि अगर कंटेंट बड़ा है ना तो उसमें स्क्रॉल आ जाएगा। ठीक है, कंटेंट अपनी विड्थ से ज़्यादा हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? स्क्रॉल हो जाएगा। द CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी कंट्रोल्स व्हाट हैपेंस टू कंटेंट दैट इज टू बिग टू फिट इन द एरिया। सबसे पहले इसको देखते हैं। ये देखें, आपका जो डिव है उसकी विड्थ कितनी है? 50%, तो ये इतना ही आएगा। अब इसके अंदर टैक्स आपने ज़्यादा डाल दिया। जब टैक्स आपने ज़्यादा डाला तो ये क्या हो गया? ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो हो गया। अगर आप ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी हटा देते हैं यहाँ से तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। जितनी विड्थ है उतना कंटेंट आपको नज़र आएगा। विड्थ अगर वो उससे बाहर जा रहा है या फिर उसके अंदर है तो वो इस तरीके से होगा कि हमें नज़र नहीं आएगा। अगर उस कंटेंट को हमने देखना है तो हम क्या लगाते हैं? ओवरफ्लो की एक प्रॉपर्टी लगाते हैं। ओवरफ्लो इक्वल्स टू स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब है दोनों तरफ स्क्रॉल आ जाएगा। अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ स्क्रॉल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम अपने कंटेंट को देख सकते हैं। हाँ हाँ, देख रहे हैं ना, अभी तो खत्म तो नहीं हो गया ओवरफ्लो। अच्छा, ओवरफ्लो की जो है ना हमारे पास ये प्रॉपर्टीज होती हैं। पहले हम ये देख लेते हैं। द ओवरफ्लो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई वेदर टू क्लिप द कंटेंट और ऐड स्क्रॉल बार्स व्हेन द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट इज टू बिग। स्क्रॉल बार देंगे या फिर क्लिप करेंगे। क्लिप कैसे मतलब देखते हैं अभी। विजिबल, डिफॉल्ट में विजिबल होता है। ठीक है, ओवरफ्लो विजिबल होगा। जी कुछ कह रहे हैं? अच्छा, डिफॉल्ट में क्या होगा? ओवरफ्लो विजिबल। अगर ओवरफ्लो हो गया तो सबको नजर आएगा वो। ठीक है, कोई हम स्क्रॉल के थ्रू उसको छुपा नहीं सकते। हिडन में क्या होगा? क्लिप हो जाएगा। अगर आप हिडन लगाते हैं, द ओवरफ्लो इज क्लिप्ड एंड द रेस्ट ऑफ द कंटेंट विल बी इनविजिबल। क्या था? इस तरीके से। ठीक है, ये क्लिप कर देगा। अगर आपकी विड्थ आप और कम कर दें, हाइट आपने 100 पिक्सल दी है ना, 80 पिक्सल कर दें। ठीक है, तो जो भी ओवरफ्लो होगा वो हाइड हो जाएगा। इसको ना हम एक काम करते हैं, बॉडी को एक प्रॉपर्टी भी देते हैं कलर की। चलेगी ये? ठीक है, अगर अब कंटेंट बाहर जा रहा होता तो हमें नजर आ रहा होता, लेकिन ये क्या हुआ है? क्लिप कर दिया। बस जितना नजर आ रहा है उतना ही है। ठीक है, फिर हमारे पास है स्क्रॉल। अगर स्क्रॉल दे देंगे तो क्या होगा? अभी हम देख के जा चुके हैं। ठीक है, पूरा कंटेंट हम इस छोटे से जितना हमने विड्थ और हाइट दी हुई उसके अंदर हम देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल करके। विड्थ को थोड़ा और कम कर दें आप। ठीक है, इस तरीके से होगा। और कम करेंगे और होगा। ये सारा इसी के अंदर हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं। फिर हमारे पास है ऑटो। सिमिलर टू स्क्रॉल बट इट एड्स स्क्रॉल बार ओनली व्हेन नेसेसरी। अगर आप ऑटो करेंगे तो अगर ज़रूरत होगी तभी ये स्क्रॉल बार देगा। ठीक है, देखो जब हमने ऑटो किया तो जो हॉरिजॉन्टल है हमें वहाँ पर स्क्रॉल बार की ज़रूरत नहीं थी तो उसने उसको रिमूव कर दिया, सिर्फ वर्टिकल दे दिया। ठीक है, अगर स्क्रॉल देते हैं तो फिर वो दोनों तरफ ऐड होता है। सही। अच्छा, नोट में आपको ये बता रहा है कि ओवरफ्लो प्रॉपर्टी ओनली वर्क्स फॉर ब्लॉक एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफाइड हाइट। अगर हाइट दी होगी और वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा, इनलाइन नहीं, ब्लॉक होगा तभी ये चलेगी। इन iOS on Mac scroll bars are hidden by default and only show when being used even though overflow scroll is set। इसका क्या मतलब है?
बताएं इसका क्या मतलब है? सब भी देख लें, किसी से भी पूछ सकता हूँ। इसका मतलब बताएं। सब पढ़ लें, किसी से भी पूछ सकता हूँ। प्रो कहाँ लिखा है इधर? क्या हिडन होता है? तो फिर और मतलब कब नजर कब आता है? जब आप स्क्रॉलिंग करते हैं तब आपको नजर आता है। तो ये जो चीजें ना, ये कहलाती हैं जो हम काम करेंगे, हमें अपनी वेबसाइट मैक में भी दिखानी है ना, या हम लिख देंगे कि मैक पे नहीं खुल सकती, मैक में अलग नजर आएगी। तो मैक का जो बिहेवियर है सफारी का या कुछ भी, तो उनका बिहेवियर ये है, वो इस तरह नजर आएगा, और विंडोज का इस तरह नजर आएगा, बड़े बड़े स्क्रॉल बार्स। सही है? तो अब डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये बात, अगर कोई प्रॉपर्टी आपके पास, आपने एक वेबसाइट बना के दी, वो कह रहा है भाई मेरे पास तो मैक है, इसमें ये इस तरीके से नजर आ रहा है, इसमें ये चीज़ सही नहीं चल रही, तो फिर आपको उस प्रॉपर्टी को जाके देखना पड़ेगा कि वो मैकबुक में सपोर्टेड, मैक में या फिर लिनक्स में सपोर्टेड भी है या नहीं। ठीक है? तो फिर आपको ऑल्टरनेटिव दो प्रॉपर्टीज लगानी पड़ती हैं ताकि उधर भी चले और इधर भी चले। ठीक है? देखेंगे आगे जाके, तरीका है लगाने का, लगा लेंगे। अच्छा, अब उसने एग्जाम्पल दी हुई, ओवरफ्लो विजिबल होगा तो क्या होगा भाई? बाय डिफॉल्ट ओवरफ्लो इज विजिबल, मीनिंग दैट इट इज नॉट क्लिप एंड इट रेंडर्स आउटसाइड द एलिमेंट बॉक्स। इस तरीके से अगर बॉक्स छोटा होगा तो बाहर चला जाएगा। और ओवरफ्लो हिडन लगाएंगे तो क्या होगा? कंटेनर में जितनी स्पेस है उतना कंटेंट दिखेगा, बाकी हाइड हो जाएगा। स्क्रॉल लगाएंगे तो दोनों तरफ स्क्रॉल आ जाएंगे। अगर ऑटो लगाएंगे तो जहां जरूरत है उधर ही आएगा। ठीक है? फिर हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई। इसका क्या मतलब है? तो आप अलग अलग प्रॉपर्टीज एक्स के लिए दे सकते हो और वाई के लिए दे सकते हो। वाई के लिए इसने बोल दिया कि एक्स के लिए इसने बोल दिया भाई हिडन हो जाओ, लेकिन वाई के लिए आप स्क्रॉल दे दो तो आप दे सकते हो। ठीक है? अलग अलग प्रॉपर्टीज, स्क्रॉल वर्टिकल और स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल, दोनों को आप दे सकते हो। कोई सवाल? नहीं है कोई सवाल? मतलब आप कह रहे हो ये जो ब्राउजर का स्क्रॉल है आप उधर मूव कर दो, तो ब्राउजर की वो है ना, आप उससे सब शुरू से राइट पर है, अगर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाओ उसको लेफ्ट पे कर दो, ये हो सकता है। मतलब ये नहीं हो सकता क्योंकि ये जो स्क्रॉल आ रहा है ना, ये ब्राउजर का है, ये हमारा HTML का तो नहीं है, हम उसको यूज कर रहे हैं HTML की प्रॉपर्टीज के थ्रू, तो जो डिफॉल्ट है उस पर ही आएगा, ये मूव नहीं हो सकता। हाइड कर सकते हो आप इसको आप डिज़ाइन कर सकते हो, इसको अपनी मर्जी से, ये जो बड़ा सा बॉक्स आ रहा है ना, इसको आप चेंज कर सकते हो, इसको कलर दे सकते हो, लेकिन इसको इधर मूव नहीं कर सकते। वो यूज़र जो है ना फिर उधर मूव हो जाएगा तो वो फिर बोलेगा ये तो कुछ अलग लैंग्वेज है या कुछ और है। ठीक है? इस तरह का है। मे भी अगर जब आप RTL अप्लाई करो शायद ये उधर मूव कर जाए। RTL पढ़ा है ना हमने? नहीं पढ़ा? क्या होता है? लेफ्ट टू राइट वाला जो सीन है उसमें शायद इधर हो जाए, होना चाहिए इसको इधर से उधर। RTL ट्राई करिएगा फिर बताइएगा। जी जी, RTL हमने कहाँ पढ़ा था? CSS में तो नहीं पढ़ा। CSS में पढ़ा है? पता नहीं। फ्लोट का क्या मतलब है? मुझे इंग्लिश में बताओ यार। हाँ? उड़ना या तैरना? उड़ना तो अलग है ना यार। फ्लोट का क्या मतलब है? कौन टाइप चीज? बोट क्या करती है? फ्लोट करती है।
ठीक है, द CSS float property specify how an element should float. The CSS clear property specify what elements can float beside the cleared element and on which side. अच्छा, float property की हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो लेफ्ट है, राइट है, नन है और इनहेरिट है. इनहेरिट क्या होता है? पेरेंट. कहां से इनहेरिट होते हैं वो? तो सही तो बता रहे हैं. इनहेरिट लगाएंगे तो जो एलिमेंट होगा उसके ऊपर वाले जिस भी एलिमेंट के वो अंदर है उसकी प्रॉपर्टी ले लेगा. अब अगर वो फ्लोट राइट हो रहा है तो वो भी राइट पे चला जाएगा, लेफ्ट हो रहा है तो वो भी लेफ्ट पे चला जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं. ये इमेज है हमारे पास और इसने सिर्फ इमेज पे क्या लगाया हुआ है? ये पैराग्राफ लिखा और इसने फ्लोट क्या कर दिया? इसको राइट कर दिया, बस. और कुछ भी नहीं किया ना इसने, या किया है? फ्लोट लेफ्ट करोगे तो क्या होगा? ठीक है, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? नन कर दोगे तो जहां भी उसकी प्लेस होगी वहीं आ जाएगा, ये उसकी प्लेस है. ठीक है, ये पैराग्राफ के अंदर मूव कर रहा है. अगर आप इमेज को देखो तो ये कहाँ है? तो पैराग्राफ इसीलिए आपको इस तरीके से नजर आ रहा है. आपको पता है ना इमेज इनलाइन है और जो टेक्स्ट है वो भी इनलाइन है. तो क्या हुआ? इमेज और ये देखो एक ही लाइन में आ गए. ठीक है, अगर आप इसको इमेज को उठा के यहां कर दोगे तो क्या होगा? इधर आ जाएगी. सही. तो राइट करोगे तो क्या होगा? राइट पर चली जाएगी. लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट में नहीं. नन करोगे तो नो फ्लोटिंग होगी. अच्छा, फिर है फ्लोट नेक्स्ट टू ईच अदर. नॉर्मली div elements will be displayed on top of each other. However, if you use float left, we can let element float next to each other. इस तरीके से क्या किया आपने? 3 div बनाए और हर div को पैडिंग दे दी आपने 50 पिक्सल्स और उन सबको क्या बोल दिया? कहां चले जाओ? फ्लोट. कहां चले जाओ? फ्लोट लेफ्ट पे. जितने भी डिव्स हैं उन सबको लेफ्ट पे मूव कर दो. तो ये सब लेफ्ट पे आ गए. ठीक है, और ये तो पर ये तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं थे. ब्लॉक थे ना ये नहीं थे. इनलाइन है, ब्लॉक है. ब्लॉक है तो इनलाइन कैसे हो गए? हाँ हाँ, पैडिंग की वजह से. फ्लोट किया है ना, तो फ्लोट ने उसकी प्रॉपर्टीज उससे ले ली और उसको फ्लोट करके ले गया. ठीक है, कहीं पे भी अगर फ्लोट हटा दूं तो क्या होना चाहिए आपकी नजर में? इस तरीके से होंगे ना. अब इस तरीके से होगा. ठीक है, असाइनमेंट हो गया आप लोग का आधा. फिर हमारे पास है क्लियर. क्लियर एंड क्लियर फिक्स. अच्छा, क्लियर प्रॉपर्टी क्या करती है? व्हेन यूज फ्लोट प्रॉपर्टी एंड वी वांट द नेक्स्ट एलिमेंट बिलो, नॉट ऑन राइट और लेफ्ट. राइट और लेफ्ट पे नहीं, नीचे चाहिए. वी विल हैव टू यूज द क्लियर प्रॉपर्टी. द क्लियर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई व्हाट शुड हैपन व्हेन द एलिमेंट दैट इज नेक्स्ट टू फ्लोटिंग एलिमेंट. वो भी उसके पास भी नन है, लेफ्ट है, राइट है, बोथ है, या फिर इनहेरिट है. नन में क्या होगा? द एलिमेंट इज नॉट पुश बिलो लेफ्ट और राइट फ्लोटेड एलिमेंट. दिस इज डिफॉल्ट. अच्छा, द एलिमेंट इज पुश बिलो लेफ्ट फ्लोटेड एलिमेंट. अगर लेफ्ट लगाएंगे हम, राइट लगाएंगे तो राइट हो जाएगा. बोथ करेंगे तो क्या होगा? द एलिमेंट इज पुश बिलो बोथ लेफ्ट एंड राइट फ्लोटेड एलिमेंट्स. इनहेरिट करेंगे तो ये पेरेंट से ले लेगा. एग्जाम्पल देखते हैं. पहला डिव हमने लगाया यहाँ पे और दूसरा डिव कहाँ लगाया? यहाँ पे. हमने div 1 को क्या प्रॉपर्टी दी है?
फ्लोट आप कहाँ कर जाओ, लेफ्ट पे, और div 2 को हमने कुछ भी नहीं दिया, नॉर्मल है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक और बनाया, ये विदाउट क्लियर है, ठीक है। जब विदाउट क्लियर हुआ तो क्या हुआ, ये जो div था, वैसे अगर हम देखें तो div को कहाँ आना चाहिए, div 1 को इस तरह आना चाहिए ना। हमने लेफ्ट किया तो क्या हुआ, इस तरह हो गया, ठीक है। उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी और वो टॉप पे आ गया, सही। अच्छा, फिर उसके बाद है विद क्लियर। अगर क्लियर के साथ लगाते हैं, div 3 को आपने क्या दिया, फ्लोट लेफ्ट, और जो नीचे वाला था बॉटम वाला उसको क्या दे दिया, क्लियर लेफ्ट। तो वो क्या हुआ, जो अपनी उसकी पोजीशन थी वो उस पे ही रहा और ये नीचे वाला नीचे मूव हो गया, ठीक है। अगर क्लियर लगाएंगे तो, अगर नहीं लगाएंगे तो इस तरीके से आएगा हमारे पास, सही। क्लियर की प्रॉपर्टी क्या करती है, बॉटम में फ्लोट अगर आप फ्लोट सिंपल लगाते हैं तो लेफ्ट या राइट पे कर सकते हैं। अगर आपने उसके किसी एलिमेंट के बॉटम में फ्लोट करवाना है तो आपको क्लियर लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर किस पे लगाना पड़ेगा, दूसरे वाले एलिमेंट पे जो कि नीचे है, ठीक है, बस। और अगर इसको राइट करेंगे तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों, क्या कर दिया, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, फ्लोट राइट और क्लियर राइट। अगर अलग अलग करेंगे तो वो नहीं चलेगा। अच्छा, इफ अ फ्लोटेड एलिमेंट इज टॉलर देन द कंटेनिंग एलिमेंट इट विल ओवरफ्लो आउटसाइड ऑफ इट्स कंटेनर। वी कैन देन ऐड अ क्लियर फिक्स हैक टू सेव दिस प्रॉब्लम। अच्छा, अगर आप इस तरीके से रखते हैं इसको, तो आपकी जो इमेज है ऊपर वाली, यहाँ देखें, अगर आप किसी div के अंदर एक इमेज रख रहे हैं और इमेज बड़ी है तो क्या होगा, इमेज बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर आप इधर रखते हैं इसको ऐसे, div को आपने क्या दिया, क्लियर फिक्स। क्लियर फिक्स क्या है भाई, ये क्लास है, उसके अंदर आपने ओवरफ्लो ऑटो दे दिया है, ठीक है। और एक इमेज रखी और ये, तो ये इसके अंदर वी कैन फिक्स दिस बाय एडिंग अ क्लियर फिक्स क्लास विद ओवरफ्लो ऑटो टू द कंटेनिंग एलिमेंट। लेकिन क्लियर फिक्स क्लास कहाँ दी है, इस div को दी है ना, इस div के अंदर उसने क्या लिखा है, ओवरफ्लो ऑटो। अच्छा, ये इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर फिक्स की जगह आप कोई और भी नाम दे सकते हैं। जो मेन इशू है वो क्या है कि प्रॉपर्टी जो है ना वो आपने क्या दी है, ओवरफ्लो ऑटो, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं आगे। ओवरफ्लो ऑटो करेंगे तो क्या होगा, ये जो div है ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएगा, सही। जी, क्लियर फिक्स तो उन्होंने एक हैक बताया आपको, बस। क्लियर फिक्स कोई प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर फिक्स के अंदर उन्होंने तो ओवरफ्लो ऑटो रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये चीज हम अभी नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमने आगे पढ़नी है, तो इसको अभी स्किप कर दें। फ्लोटिंग की कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको कि अगर आपने इस तरह बॉक्सेस बनाने हैं, इस तरह अपने कंटेंट को रखना है, तो आप फ्लोटिंग के थ्रू रख सकते हैं। सिर्फ फ्लोटिंग के थ्रू नहीं, फ्लोटिंग के थ्रू भी रख सकते हैं, इसके अलावा ग्रिड के थ्रू भी रख सकते हैं और फ्लेक्स के थ्रू भी रख सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे चीज़ें, ठीक है। तो इसने क्या किया, फ्लोट सब कुछ लेफ्ट कर दिया और विड्थ डिफाइन कर दी 33.33 और पैडिंग वगैरह दे दी, तो इसने पूरी स्क्रीन पर ये फिट हो गया, ठीक है। ये देखें, ये जो 3 बॉक्सेस हैं, क्लियर फिक्स की क्लास लगाई। अच्छा, इसको तो छोड़ देना, इसको अगर आप लेफ्ट लगाएंगे और विथ देंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, अभी हम देख के आ चुके हैं, ठीक है। या आफ्टर वगैरह को आप छोड़ दें, अभी आपको समझ नहीं आया। अगर इमेजेस आपको देनी है तो इमेजेस भी आप इस तरीके से साइड बाय साइड दे सकते हैं, ठीक है।
इमेज कंटेनर फ्लोट लेफ्ट राइट लगाएंगे और बस, सॉरी लेफ्ट लगाएंगे और ये हो जाएगा। सही, ये छोड़ देना यार, ये आफ्टर पे आ रहे ना, आफ्टर अभी हम नहीं पढ़ रहे ना। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग इनको ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए नेविगेशन मेन्यू भी बन गई है फ्लोटिंग के थ्रू। ये एलाइज थे और इनको पूरा सीसेस के थ्रू ट्रांसफॉर्म करके इस तरीके से ऐड कर दिया। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं उसकी। ठीक है, तो अब ज़्यादातर फ्लोट कम यूज़ होता है, ग्रिड यूज़ करते हैं या फिर फ्लेक्स यूज़ करते हैं। जब ज़्यादा बड़ा पेज हो जाता है ना, फिर फ्लोट मसले करने लग जाता है, इसलिए या तो पोजीशन यूज़ करते हैं या फिर ग्रिड या फिर फ्लेक्स। इनलाइन ब्लॉक पे हम आते हैं, लेकिन अभी हम इनको देखते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। अगर आपको कोई एलिमेंट, कोई डिव सेंटर करना है तो हमने कल देखा था हम क्या करते हैं, मार्जिन ऑटो कर देते हैं और उसको विड्थ दे देते हैं। ये देखा था या नहीं देखा था हमने? अप्लाई करना है यहाँ पे। ये आपके पास एक क्या है, डिव है, और उसके अंदर आपने क्या दिया हुआ है, मार्जिन ऑटो, और विड्थ क्या दी हुई आपने 60%। अगर आप 100 दोगे तो क्या होगा, जितनी स्पेसिंग है उतनी स्पेसिंग ये ले लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको 50% करते हैं तो इसको क्या होना चाहिए, इधर आना चाहिए था ना, लेफ्ट पे। सेंटर में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने मार्जिन ऑटो दे दिए, तो ये दोनों तरफ से मार्जिन ऐड करता है इक्वली। सही, तो किसी भी डिव को सेंटर करना हो तो ये सबसे आसान तरीका है। क्या करेंगे, मार्जिन क्या करेंगे, मार्जिन को ऑटो करेंगे और उसको विड्थ दे देंगे। विड्थ अगर आपको सेंटर में करना है तो ऑब्वियसली आपको विड्थ 50% देनी पड़ेगी या 80% देनी पड़ेगी, क्योंकि साइड से आपने मार्जिन देनी है। तो आप 80 भी करोगे तब भी आपको ये सेंटर में ही लगेगा। सही है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। सेंटर लाइन हैज नो इफेक्ट इफ द विड्थ प्रॉपर्टी इज नॉट सेट। अगर आपकी विड्थ प्रॉपर्टी 100% है या फिर प्रॉपर्टी सेट नहीं है, 100% है या फिर प्रॉपर्टी सेट नहीं है, तो ये जो इफेक्ट नहीं चलेगा। अभी हमने देखा भी है, अभी अगर हम 100% कर देंगे इसको तो उसके पास तो जगह ही नहीं बचेगी कि मार्जिन देने की, जगह बचेगी उसके पास, तो फिर वो सेंटर में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने कहा है कि आप विड्थ पूरी ले लो 100%। ठीक है, सेंटर अलाइन टेक्स्ट। अगर आपको टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है तो आप क्या करोगे, यहां जाओगे और पहले तो आप इसको कर लो 80%, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहां एक प्रॉपर्टी लगाओ, उसको कहते हैं टेक्स्ट अलाइन। हाँ लिख रहा हूं भाई, टेक्स्ट अलाइन ठीक है, सारा टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो जाएगा। अगर इमेज को सेंटर करना है फिर क्या करेंगे, ये इसने कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है। सबसे पहले इसने क्या किया, इसका डिस्प्ले इनलाइन से क्या कर दिया, ब्लॉक। क्योंकि क्यों किया, क्योंकि पूरा ब्लॉक लेगा तभी तो हम उसको मार्जिन देके उसको सेंटर में करेंगे। इनलाइन को हम कैसे देंगे, ठीक है। तो पहले उसको ब्लॉक बनाया, फिर मार्जिन लेफ्ट और राइट दोनों को क्या कर दिया, ऑटो कर दिया, और इसकी विड्थ इसने इधर सेट कर दी है। अगर इधर ना भी करें तो हम इसको यहां भी रख सकते हैं ना।
एक ही बात है, ठीक है। तो उसने विड्थ क्या कर दी 40% और साइड से उसने ऑटो कर दिया, तो क्या हुआ, उसने ऑटोमेटिकली मैनेज कर दिया दोनों तरफ से, सही है। लेफ्ट एंड राइट अलाइन यूजिंग एब्सोल्यूट पोजीशन, अगर आप पोजीशनिंग यूज करके लेफ्ट और राइट अलाइन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। कितनी पोजीशन हमने पढ़ी थी कल, कितनी टाइप की पोजीशंस थी, नंबर बता दो। 5, 4 या 5, 4 या 5, 5 और दूसरी ऑटो कहां से आ गई, हाँ जो भी है याद रखना हो, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, फ्लोट के थ्रू भी आप कर सकते हैं, और क्लियर फिक्स है तो आपको पता है इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर फिर वो आफ्टर लगा देता है, आफ्टर अभी हमने पढ़ा नहीं है। अच्छा, वर्टिकल सेंटर वर्टिकली करना है तो फिर आप क्या यूज करेंगे, पैडिंग। क्या पैडिंग लगाई होगी इसने अपने उससे लगाई है, हिसाब से लगाई है, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिक्स लगानी तो क्या करेंगे, परसेंटेज कर देंगे ताकि वो सेट करता रहे अपने हिसाब से, ठीक है। मगर यहाँ पे 2 लगाई है इसने, 70 और ये, तो 70 टॉप और राइट हो गई, टॉप और बॉटम हुई होगी, ऐसा ही है ना। और 0 जो है वो लेफ्ट और राइट है। अगर आपने क्या करना है, सेंटर भी करना है और वर्टिकल अलाइन भी करना है, तो फिर क्या करेंगे आप, फिर आप क्या करेंगे, पैडिंग देंगे और टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर देंगे, ठीक। और लाइन हाइट हमने पढ़ी नहीं, रहने दें इसको। अच्छा, एक तरीका ये भी है। अच्छा, ये जो आपके पास नजर आ रहा है ना, ये अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये कहलाते हैं सीएसएस के फंक्शंस। क्या कहलाते हैं, फंक्शंस। अच्छा, इसने किया पहले तो इसको एब्सोल्यूट बनाया है, किसको बनाया है, ये इधर देखें किसको बनाया है, नजर नहीं आ रहा, किसको बनाया है, सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहे कोई। डॉट सेंटर स्पेस पीस का क्या मतलब है, क्या पैराग्राफ, सारे पैराग्राफ, सेंटर पैराग्राफ, क्लास नहीं, इसका मतलब क्या है, अभी तो हमने क्लास नहीं दी, अभी हम जाएंगे नीचे क्लास देंगे। अभी इसका क्या मतलब है, सेंटर के पैराग्राफ, इसका मतलब है जितने भी पैराग्राफ्स हैं, जितने पैराग्राफ सेंटर क्लास के साथ हैं उनको पिक करो, ठीक है। एक सेकेंड, पोजीशन हमने स्टैटिक से हटा के क्या कर दिए, रिलेटिव कर दिया, और नीचे जो P है उसको हमने क्या कर दिया है, एब्सोल्यूट। इसका मतलब है हमें उसको मूव करवाना है, लेकिन इस बॉक्स के अंदर रह के। यही देखा था ना हमने कल। अगर आप पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव देते हैं और जो उसका चाइल्ड है उसको एब्सोल्यूट देते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि वो उस पेरेंट के अंदर ही मूव करेगा। अब अगर आप 50% उसको करते हैं तो वो उस पेरेंट के हिसाब से 50% आगे मूव कर जाएगा। ये जो सारा आपको बता रहे हैं, सेंटर करने का तरीका बता रहा है सारा, किस किस तरीके से आप चीज़ों को सेंटर कर सकते हो, और ये आपको काम आएगा बहुत जगहों पे। तो इसने ये ट्रांसफॉर्म यूज़ किया है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी में पहले तो इसने क्या किया, टॉप और लेफ्ट से क्या दे दिया है, 50-50% दे दिया, और फिर ट्रांसफॉर्म दिया है। ट्रांसफॉर्म, अच्छा ये दोनों एक ही हैं। ये जो अभी आप बात कर रही थी ना कि डिफरेंट ब्राउजर्स के लिए कैसे देना है, तो ये देखिए, ये MS जो है ना, MS मोज़िला के लिए होता है, ठीक है। मोज़िला फायरफॉक्स देखा है आपने, उसके लिए होता है, ठीक है।
तो ट्रांसलेट क्या करता है उसको? अच्छा, अगर हम ये ना लगाएं तब क्या होगा? तब क्या हुआ बताएं, क्या हुआ? टॉप से 50% आया और लेफ्ट से 50% आने के बाद टेक्स्ट शुरू हुआ। लेकिन ट्रांसफॉर्म ने क्या किया? उसको इक्वली 50% ऊपर से और 50% यहां से, ठीक है, जहां से वो शुरू हो रहा है वहां से नहीं, टेक्स्ट को जो आपका कंटेनर है उसके हिसाब से सेट किया उसने। लेकिन अगर टॉप लेफ्ट दे रहे थे तो टॉप लेफ्ट से क्या हो रहा था? पहले वो नीचे आएगा, फिर उसके बाद वो पोजीशन आगे से शुरू करेगा, तो 50% के बाद शुरू होगा, जो भी होगा कवर होगा। लेकिन ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो वो इक्वली डिवाइड कर देगा, ठीक है। हम आगे जाके ट्रांसफॉर्म को और भी पढ़ेंगे जब वहाँ पर फंक्शंस आएंगे। अब फ्लैग बॉक्स हमने पढ़ा नहीं है, तो अब ये ज़्यादा जो है ना आगे जा रहा है। कॉम्बिनेटर्स, कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं? कंबाइन का क्या मतलब होता है? कंबाइन, जोड़ना। तो CSS कॉम्बिनेटर क्या होते हैं? कॉम्बिनेटर इज समथिंग दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द सिलेक्टर्स। और सिलेक्टर्स क्या होते हैं? सिलेक्टर क्या होते हैं भाई? देखो अभी फिर एक्टिवली इंगेज का मतलब होता है जब सर पूछें तो जवाब दें, ताकि मैं उधर सही लगाऊं। हाँ, और कौन कौन से होते हैं? और टैग, डिव और क्लास होती है, क्लास सिलेक्टर होता है कोई, और आईडी भी सिलेक्टर होती है। तो ये इनको कंबाइन करने का कह रहा है, ठीक है। देखते हैं कैसे। ओहो, अच्छा क्या हो गया भाई? A CSS selector can contain more than one simple selector. Between the simple selectors we can include a combinator. Combinator बोल दो या जो भी बोल दो यार। There are 4 different combinators in CSS: descendant, child, next sibling, subsequent sibling. तो सबसे पहला है descendant। इसका क्या मतलब है? हम स्पेस देके descendant दे सकते हैं, ऐसे ही है। हमने कहा diff और p, diff और p, ऊपर वाला जो p है वो नहीं हुआ, क्यों? और ये 3p क्यों हो गए और ये क्यों नहीं हुए? p पर एक साथ, तो उन्होंने तो ये बोला है ना, अगर आप स्पेस दे दो। डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर, डिसेंडेंट का क्या मतलब होता है भाई? डिसेंडेंट, डिसेंडेंट पढ़ा होगा यार, मैथ में पढ़ा होगा कहीं। बड़े से छोटा, वो वाला असेंडिंग नहीं है। हाँ भाई, क्या होता है डिसेंडेंट? पढ़ लो, लिखा हुआ है। ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल क्या? ग्रो, खानदान, खानदान नहीं। डिसेंडेंट क्या होते हैं भाई? ग्रैंड नहीं भाई, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं। हाँ, चाइल्ड, उस एलिमेंट के चाइल्ड, तो वो क्या होंगे? डिसेंडेंट। तो हमने क्या बोला यहाँ पे? हमने बोला है कि डिफ के अंदर जितने पीज हैं उन सबको आप क्या कर दो? बैकग्राउंड येलो कर दो। अगर यही डिव है, इसके अंदर देखो सेक्शन भी है, सेक्शन है, पर सेक्शन के अंदर क्या है? क्या है भाई? तो इसको तो नहीं होना चाहिए था।
तो सेक्शन को होना चाहिए था या पी को होना चाहिए था? हाँ, लेकिन वो तो सेक्शन के अंदर आ गया ना। डिसेंडेंट का क्या मतलब है? जितने भी चाइल्ड हो, चाइल्ड के चाइल्ड हो, लेकिन वो डिसेंडेंट किसके? डिव के। डिव उनका, जिस तरह ये कह रही थी ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो ये ग्रैंड चिल्ड्रन हो गया। सेक्शन जो है ना वो चिल्ड्रन किसका हुआ है? डिव का। और जो ये पी है ये सेक्शन का चाइल्ड हो गया। ऐसा ही है ना भाई? तो इस तरीके से उसने कहा डिव के अंदर जितने भी पीज हैं, चाहे वो किसी भी हिरार्की में हो, लेकिन अगर पी आ गया तो उसका कलर बैकग्राउंड से। समझ आ गई आप लोग को या नहीं आई? पीछे से आवाज नहीं आ रही। आई है नहीं आई? नहीं आई? अच्छा, क्या एग्जाम्पल दें? आप इसकी एग्जाम्पल लें कि डिव जो है ना वो दादा है, ठीक है, और पी जो है ना, पी जो है वो उनके बच्चे भी हो सकते हैं, उनके बच्चे के बच्चे भी हो सकते हैं, या उस तरह आप पूरी हिरार्की चला लो, लेकिन सब डिव के क्या हैं? डिसेंडेंट्स हैं। सही? तो ये है। तो जितने भी पीस होंगे, चाहे वो किसी भी हिरार्की में हो, सेक्शन के अंदर आप 20 और सेक्शन भी बना लें, लेकिन ये ढूंढ के उसका कलर भी वो कर देगा। लेकिन अगर कोई और सीएसएस ओवरराइड हो रही है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ भी ओवरराइड नहीं कर रहा तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो डिसेंडेंट क्या होता है? अगर स्पेस देते हैं और ये करते हैं तो सारे। ठीक है? नहीं समझ आया? पीछे से आवाज नहीं आ रही भाई। आगे नहीं आया? चाइल्ड कॉम्बिनेटर। चाइल्ड कॉम्बिनेटर सिलेक्ट्स ऑल एलिमेंट दैट आर द चाइल्ड ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। अगर मैं सिर्फ यहां पर ये कर दूं, बस ये, अब क्या होगा? ये गायब हो गया, ये गायब हो गया ना। अब ये कह रहा है कि सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड जो होंगे, दादा के जो बच्चे हैं ना, बस उनको, बाकी नहीं, बच्चों के बच्चे नहीं, सिर्फ जो दादा के बच्चे हैं उनको कलर आप चेंज कर दो। सही? लेकिन अगर सबको चाहिए तो फिर आप स्पेस दे दो। आई समझ में? ये वाला जो है डायरेक्ट चिल्ड्रंस के लिए होता है, और स्पेस में अगर आप कोई भी होगा सबको मिलेगा। ठीक है? सबको जायदाद मिलेगी। ठीक है? या दोबारा दिखाएं? दोबारा बताऊं? यहां से आवाज नहीं आ रही ना, क्या करें? आ गया? दोबारा बताएं। देखिए अभी हमने स्पेस दिया। स्पेस का मतलब, स्पेस के बाद जो आएगा ना उसका मतलब है डिफ के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स आ रहे हैं। अब आप इसको ना सेक्शन को उठा के इस पी को आप इधर से उठाओ, इधर रख दो। ये पी का डायरेक्ट, डिफ का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है ना। ये कौन सी हिरार्की में? पहले डिव है, और पहले डिव है, फिर उसका चाइल्ड सेक्शन है, फिर सेक्शन का चाइल्ड डिव है, फिर उसका, तो फिर भी अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है डिफ के जितने भी डिसेंडेंट पीज हैं उनका कलर चेंज कर दो। ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ डायरेक्ट जो चाइल्ड हैं उनका कलर चेंज हो तो आप इस तरह लगाओगे। क्या हो गया भाई? हैं? हाँ अभी तो सही चल रहा था। अच्छा, सॉरी, इसको असाइड कर दो। अब सही है? ठीक है? सिबलिंग्स क्या होते हैं भाई? बहन भाई। तो द नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर another specified element. Sibling elements must have the same parent element, and adjacent means immediately following. Immediately following मतलब बहुत जल्दी नहीं। Immediately following का क्या मतलब है? Adjacent का क्या मतलब है? आपके बाद वाला या आपसे पहले वाला?
अगर आप लोग 5 हैं और आपका नंबर दूसरा है तो आपके बाद वाले की बात हो रही है, तीसरे वाले की, चौथे वाले की बात नहीं हो रही। आई समझ में? हाँ क्या? आपका गूगल जो है ना सही काम नहीं कर रहा। अच्छा चलें देखें, ये समझ आ गई? मैंने अभी बताया कि अगर आप 5 बहन भाई हैं, आप तीसरे नंबर पे हैं, जो चौथे वाला है वो डायरेक्ट वो प्लस से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर चौथे के बाद 5वें वाला है उस पर अप्लाई नहीं होगा। ये सही नहीं समझ आया? इधर देख लो ना, पैराग्राफ्स को देख लो यार। अभी हैं, हमने बोला डिफ प्लस पी, डिफ के अंदर जो उसका कहाँ गया, भाई कोई और क्या दूं, ये रहा ना डिफ, डिफ के बाद जो उसका, भाई किधर चला गया यार, ये सारे जो क्या कहते हैं चाइल्ड्स हैं वो किस में आ रहे हैं, इनका कोई भी पेरेंट नहीं है, ये बॉडी के अंदर आ रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो बॉडी इन सबका पेरेंट है। तो अब उस हिसाब से जो डिफ का डायरेक्ट सिबलिंग बनता है वो कौन सा है? पैराग्राफ 3 होना चाहिए ना उसको। ये डिव है, अगर आप इसको हटा भी दो, ऐसे हटा दो अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। जो आपने डिव रखा हुआ है, डिफ के बाद क्या आ रहा है? पी आ रहा है, ये इसका सिबलिंग है, डायरेक्ट सिबलिंग है, तो इसलिए आप प्लस से इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सिबलिंग तो इसका 4 वाला भी है, ऐसा ही है ना, लेकिन उसको एक्सेस नहीं कर रहा, क्यों? हाँ, सिर्फ अपने बाद वाले को, ठीक है। नहीं समझ आया? अभी भी नहीं आया? क्या बोल रहे हो? आप इमेजिन करो कितने बहन भाई हो आप? 3 हो ना। आपका कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर है, तो हम तीसरे वाले की बात कर रहे हैं बस। अगर आपका पहला नंबर हो तो हम दूसरे वाले की बात करते हैं। वीडियो अब क्या दिखाऊं मैं इसमें यार? हाँ तो नहीं है ना कोई भाई, जबरदस्ती लाओगे? जाहिर सी बात है, हम नेक्स्ट सिबलिंग की बात कर रहे हैं और उसका तीसरा नंबर है, तो फिर इसका क्या करूं मैं? इसका क्या आंसर दूं? या अल्लाह। अच्छा, फिर हमारे पास है सब्सिक्वेंट सिबलिंग। इसका क्या मतलब है? द सब्सिक्वेंट सिबलिंग्स कंप्यूटर सिलेक्ट्स ऑल एलिमेंट दैट आर नेक्स्ट सिबलिंग्स ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। ये सब इसके बाद वाले जितने उन सबको सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये सिर्फ इमीडिएट वाले को सिलेक्ट करेगा और ये बाद वालों को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। नहीं समझ आई? सबको कर लेगा, सबको। डिव के बाद जितने उसके बहन भाई हैं जो पी हैं उन सबको आप सिलेक्ट कर लो, तो इस तरीके से कर ले आप, ठीक है। कोई मसला? तो कितने सेलेक्टर हो गए? डिसेंडेंट हो गए, चाइल्ड हो गया, नेक्स्ट सिबलिंग हो गया और सब्सिक्वेंट हो गया। कुछ कह रहे हैं? कुछ कह रहे हो भाई? कोई सवाल नहीं है? चलो अब आप लोग प्रैक्टिस कर लो।